वीणावादिनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहले नंबर की बात है कि चूँकि आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है, चुनौतियाँ भरा ज़माना है और संघर्ष करते हुए रहने वाला ज़माना है। हमें सफलता चाहिए तो साथ में सकारात्मक सोच भी चाहिए। बच्चों, सकारात्मक सोच के साथ में हमें आगे बढ़ना है और अपना एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। हमारे पास यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। और लक्ष्य का निर्धारण करना है तो बच्चों, मैं छोटी सी बात मैं आपको शेयर करता हूं। एक राजा जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है, वो राजा अपने प्रधानमंत्री को बुलाता है और कहता है कि प्रधानमंत्री जी, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि लोग मुझसे मिलने आए और जो जो मुझसे मिलने आएगा मैं उसके लिए थोड़ा थोड़ा राज्य दूंगा। प्रधानमंत्री जी चिंता में पड़ जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोग राजा से मिलने के लिए आएंगे और राजा थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण राज्य अपना दान दे देंगे। लेकिन बच्चों, राजा कहता है कि प्रधानमंत्री जी चिंतित मत होइए और आपको जो कहा गया है उसकी पालना कीजिए। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में अपना राजा का ढिंढोरा पिटवा देते हैं। इस दौरान राजा क्या करते हैं? राजा विभिन्न स्थानों पर कहीं बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन रखवा देते हैं, कहीं बहुत सुंदर सुंदर आभूषण रखवा देते हैं, कहीं बहुत अच्छे वस्त्र रखवा देते हैं, कहीं खेलकूद के संसाधन रखवा देते हैं, कहीं आमोद प्रमोद के विभिन्न प्रकार के संसाधन रखवा देते हैं। अब बहुत सारे लोग घर से तो राजा से मिलने के लिए रवाना होते हैं बच्चों, किंतु रास्ते में जब देखते हैं कि यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन हैं तो वो स्वादिष्ट व्यंजन की दुकान पर रुक जाते हैं, उस स्थान पर रुक जाते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और उनको आभूषण पसंद आते हैं, वो आभूषण की दुकान पर रुक जाते हैं, उस स्थान पर रुक जाते हैं। कुछ लोगों को चूंकि ओढ़ने पहनने का शौक होता है, वो कपड़े वाली दुकान पर रुक जाते हैं, कोई हीरे जवाहरात वाली दुकान पर रुक जाता है, कोई आमोद प्रमोद की दुकान पर रुक जाता है। यानी जो लक्ष्य, जो राजा से मिलने का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त ना करते हुए वो छोटे छोटे लक्ष्यों की तरफ चले जाते हैं। किंतु इस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इन छोटी छोटी चीजों को दरकिनार किया, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो राजा के महल में पहुंच गया। राजा के महल में जब दरबान ने उसको रोकने का प्रयास किया, दरबान ने जब उसको कहा कि भाई आप अकेले आए हैं, इतने सारे लोगों को कहा गया था, आपको रास्ते में बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई दी क्या? कि मुझे सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था, मैं तो राजा से ही मिलने आया हूं। ठीक है, दरबान उस व्यक्ति को राजा के पास लेके जाते हैं। राजा भी वही जो दरबान ने प्रश्न किया था वही प्रश्न करते हैं कि मैंने इतने सारे संसाधन बीच रास्ते में आपको रखवाए थे, आमोद प्रमोद के संसाधन आपको रखवाए थे, लेकिन आपने उनमें से एक को भी नहीं लिया। ऐसा क्यों किया, जबकि बहुत सारे लोग उन सब में लिप्त हो चुके हैं? तो बच्चों, उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, मुझे वो छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य दूरगामी था, मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि केवल और केवल मुझे आपसे मिलना है। राजा ने कहा कि इससे बेहतर कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता जिसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। आमतौर पर हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं और हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब वो व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंच गया, उसने उस राजा से मिल लिया, तो राजा ने संपूर्ण राज्य उस व्यक्ति को दान में दे दिया, यानी उस व्यक्ति को
वो संपूर्ण राज्य मिलने पर सफलता हासिल हो गई, यानी उसका लक्ष्य मिल गया। तो यहाँ पर बच्चों मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस भर्ती परीक्षा में भी आप बैठना चाहते हैं, उस भर्ती परीक्षा में उसका लक्ष्य तुम्हारा क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें बीच में रोकेंगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आप 2 घंटे ज्यादा सो लेंगे, 3 घंटे ज्यादा सो लेंगे, और वो आपके लक्ष्य को भटकाने के लिए है। 2 घंटे का भी समय आपने यदि खराब कर दिया तो ये मान के चलना कि जो तैयारी का समय 2 घंटे था वो कम हो गया आपका। कहीं आप शादी या फंक्शंस, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग ले लेते हैं, तो वहां भी वो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, वहां भी हम अपना समय, बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। शादी विवाह फंक्शन ये सब अटेंड करने चाहिए, सामाजिकता है, लेकिन उसका भी समय की मर्यादा होती है। उतना समय ही हम वहां पर निर्धारित करना जितनी हमें आवश्यकता है। और हमारा लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सकारात्मक सोच के साथ उस लक्ष्य को हमें क्या करना होगा बच्चों, प्राप्त करना होगा। यहां पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने, जिस भर्ती परीक्षा में भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि एक तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। दूसरे नंबर की बात यह है कि जो हमारा लक्ष्य निश्चित है उसको पूरी तरीके से अपने दृढ़ संकल्प के साथ निर्धारित कर लीजिएगा। और तीसरी बात बच्चों जो इंपॉर्टेंट मैं आपको कहने जा रहा हूं वो है हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस। हम बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लक्ष्य को तो पाना चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें उस रास्ते के बारे में हम जानकारी नहीं करते। इसलिए उस जानकारी का, उस सिलेबस का, उस पाठ्यक्रम का हमें पता होना चाहिए। हमें उस पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए, और उसी पाठ्यक्रम की जानकारी होने के नाते मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे तो वरिष्ठ अध्यापक बनना है, और वरिष्ठ अध्यापक बनना है, विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक बनना है, यानी सीनियर टीचर बनना है। अब सीनियर टीचर बनना है, आपका लक्ष्य आपका स्पष्ट हो गया, तो फिर अब आपको इसके पाठ्यक्रम को समझना है, इसके सिलेबस को आपको ठीक प्रकार से समझना है। सिलेबस को यदि हम देखेंगे तो इसमें भी 2 पेपर हैं बच्चों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या आएगा और सेकंड पेपर में क्या आएगा उसे अपन को समझना है। सबसे पहले अपन इसके फर्स्ट पेपर को समझें। फर्स्ट पेपर में देखें तो 4 बिंदु हैं जो आपके पाठ्यक्रम का पार्ट हैं। पहला वाला बिंदु है, उसको अपन देखें तो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है बच्चों, उस सामान्य ज्ञान को हम ज्योग्राफिकल, भौगोलिक दृष्टि से अपन देखें, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, कल्चरल, सांस्कृतिक स्थिति से देखें, तो उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 80 मार्क्स हैं बच्चों, अच्छे खासे मार्क्स हैं। टोटल पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर है वो 200 नंबर का है, और सेकंड पेपर की जब अपन बात करेंगे वो 300 नंबर का है, यानी 500 नंबर में से आपको नंबर लेने हैं। तो यहाँ जो 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स में से बहुत अधिक 80 मार्क्स हैं आपके। तो जीके विज्ञान वालों की खासतौर से मैं जानता हूं कि जीके कमजोर होती है, इसलिए इसका नियमित अध्ययन करना बहुत जरूरी है। नियमित अध्ययन करना है हमें, और इन 4 परिदृश्य को देखेगा। एक तो ज्योग्राफिकल, भौगोलिक दृष्टिकोण को देखना है, दूसरा हिस्टोरिकल दृष्टिकोण को देखना है, तीसरा कल्चरल दृष्टिकोण को देखना है, और चौथा जो है वो सामान्य नॉलेज जिसको अपन कह रहे हैं वो इनको मिला करके यहाँ पर है। तो 80 मार्क्स आप ले सकते हैं, बशर्ते आप इसका क्या करेंगे, नियमित अध्ययन करेंगे। भौगोलिक रूप से भी अपन पढ़ेंगे, और इसके लिए पढ़ने के लिए आपको और भी मैं बात बताता रहूँगा। खास तौर से जो हमारा सामाजिक अध्ययन किताबें चलती हैं 9, 10, 11, 12 के अंदर जो किताबें चलती हैं, या 6 to 8 में भी किताबें चलती हैं, उन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। वहाँ पर इसका भौगोलिक दृष्टिकोण भी आता है, हिस्टोरिकल दृष्टिकोण भी आता है, कल्चरल भी आता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल सकती हैं। दूसरा बिंदु है आपका करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो करंट चल रहा है, करंट अपन जानते हैं कि रोज समाचार पत्रों में आता है। समसामयिकी, समसामयिकी रोज हम देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो, आजकल तो मीडिया के बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे हम करंट अफेयर्स की जानकारी कर सकते हैं। तो ये आपको प्रतिदिन चलना होगा, और एक अपना रजिस्टर बना लीजिएगा,
रजिस्टर में प्रतिदिन आप जो जो करंट चीज़ें आ रही हैं उनको नोट करते हुए चले जाइएगा। समसामयिकी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, हमें इंडियन के रूप में या वर्ल्ड के रूप में नहीं पढ़ना है। तीसरा वाला बिंदु है इसमें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तीसरा है जो बहुत बड़ा है। अभी पहले वाले बिंदु में जो अपन बात कर रहे थे वो राजस्थान को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन अभी तीसरे वाले बिंदु में जो सामान्य ज्ञान है वो किसका है? वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी संसार का और भारत का। उसके हैं 60 मार्क्स और यहां जो करंट अफेयर्स आएगा उसके हैं 20 मार्क्स। कम है लेकिन रोज पढ़ेंगे तो ये 20 मार्क्स आराम से अपन प्राप्त कर सकते हैं। ये 60 मार्क्स के अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि 80 मार्क्स पहले आप प्राप्त करिएगा, बाद में 60 मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो यहाँ 60 मार्क्स हैं इसके। और चौथा वाला बिंदु है जो बीएड, ये 3 पार्ट हैं वो बीएड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चौथा वाला जो पार्ट है वो शिक्षा से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपको पढ़ना होगा और उसके ये 40 मार्क्स हैं। ये 40 मार्क्स के लिए भी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ये 40 मार्क्स की भी मैं तैयारी आपके लिए कराऊंगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी जानकारी मैं आपको दूंगा और वो 40 मार्क्स आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे। नियमित अध्ययन होना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे आपको प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ना है। तो ये 80 मार्क्स हैं आपके राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, उससे रिलेटेड सामान्य ज्ञान। 20 मार्क्स हैं आपके करंट अफेयर्स के, 60 मार्क्स हैं आपके इंडिया और वर्ल्ड के सामान्य ज्ञान के, और जो 40 मार्क्स हैं बच्चों वो हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के। तो ये 40 मार्क्स भी आप ले सकते हैं। टोटल मार्क्स यदि इनको जोड़ें तो वो हो जाते हैं बच्चों 200। अब सेकंड पेपर की अपन बात करें तो 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर की अपन बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर जो पहला वाला बिंदु है वो है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जो आप साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी का मतलब है बच्चों आपको पढ़ना है 9 to 12। 9 to 12 जो हमारी साइंस की किताबें हैं उनको पढ़िएगा। 180 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इन पर फोकस हो जाइए। 180 मार्क्स पर आपको फोकस होना है। ये हर स्थिति में प्राप्त करने हैं और पढ़ने का तरीका सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो 180 के लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक की आपकी 9th और 10th की तो सामान्य विज्ञान की किताब है, लेकिन 11th और 12th में अपन जानते हैं कि 11th 12th में अंदर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। ये 3 किताबें आपके पास में होनी चाहिए। अभी वर्तमान में हम देखें तो राजस्थान के अंदर भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है, इसलिए एनसीईआरटी की किताबें मुख्य होंगी। लेकिन पहले जो राजस्थान में चला करती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब किताबें, वो किताबें भी आपको रेफरेंस के रूप में अपने पास में रखनी है यदि हम इन मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हैं। किताबें ही पढ़नी है, किताबों में से ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए उन किताबों को बारी के साथ पढ़िएगा। साइंस को लाइन टू लाइन पढ़ेगा 9 to 12। तो 180 मार्क्स अपन इसके ले सकते हैं। सेकंड वाला है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। यहां पर जो बात की थी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात की है, दूसरे वाले बिंदु के अंदर है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्तर, यानी स्नातक स्तर पर रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। वही साइंस का जो हमारा रिलेवेंट सब्जेक्ट है वो साइंस है, और साइंस है तो उसका ग्रेजुएशन लेवल पर आपको पढ़ना होगा। और ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना है तो ये खास बात क्या हो जाती है ग्रेजुएशन में साइंस वालों के लिए, फिजिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है और जूलॉजी और बॉटनी होती है। तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़नी, लेकिन 12th तक अपन को ध्यान में है कि वहां पर हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी भी पढ़नी है। और इसके मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं। कोर्स बहुत ज्यादा होता है इसका, ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की तुलना में। इसलिए पहले आप इसकी तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे अपन तो इसकी तैयारी करेंगे। फिर जो आसानी के साथ आप मार्क्स ले सकते हैं, आसानी के साथ कम पढ़ना पड़े और मार्क्स पूरे आपको मिल जाएं, वो है 40 मार्क्स टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट।
जो आपका विज्ञान का विषय है उसमें जो टीचिंग मेथड्स हैं वो 40 मार्क्स आप ले सकते हैं, और ये टीचिंग मेथड्स मैं आपको पूरे कराने वाला हूँ। उधर एजुकेशनल साइकोलॉजी की अपन बात करेंगे, वो 40 मार्क्स हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, और सेकंड पेपर जो आपका 300 मार्क्स का है, सेकंड पेपर बच्चों ये 300 मार्क्स का है आपका, जिसमें 180 मार्क्स हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के, 80 मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के, और 40 मार्क्स हैं आपके टीचिंग मेथड्स के। तो ये 40 मार्क्स टीचिंग मेथड के और 40 मार्क्स एजुकेशन साइकोलॉजी के, शैक्षिक मनोविज्ञान के अपन आसानी के साथ ले पाएंगे। इन दोनों की तैयारी मैं आपको पक्की करा दूंगा, इसे ध्यान में रखिएगा, और बहुत आसानी के साथ अपन कर सकते हैं, बशर्ते हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे तो हम अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अपन देखें तो जो टीचिंग मेथड्स और रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इस टीचिंग मेथड्स में क्या क्या आने वाला है, क्या मैं आपको कराने वाला हूं, वो देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहला बिंदु देखें अपन, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ साइंस। जो विज्ञान है हमारा, विज्ञान का संप्रत्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो पहला बिंदु यही होता है कि डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ साइंस, साइंस यानी विज्ञान क्या होती है, कैसे विज्ञान नाम पड़ा, इसे विज्ञान क्यों कहते हैं, ये कंसेप्ट इसके अंदर हमें समझना है। इसमें हम नेचर की बात भी कर पाएंगे। प्लेस ऑफ साइंस इन स्कूल करिकुलम, जो हमारा स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान का क्या स्थान है, यानी जो साइंस का हमारा पाठ्यक्रम है उसका स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या स्थान है यहाँ पर, यानी स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या दर्जा दिया हुआ है, किस स्थान पर साइंस को हमें पढ़ा जाता है, वो जानकारी अपन इसमें कर पाएंगे। देखिए, ये कंसेप्ट इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ साइंस। यदि आप मुझे जान लेंगे, यानी विज्ञान क्या है उसे जान लेंगे, तो फिर आप जब मुझे जान लेंगे तो मेरी नेचर भी जान लेंगे, मेरी नेचर का भी आप पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आप विज्ञान को जान लेंगे तो विज्ञान की नेचर का भी आप पता लगा सकते हैं कि विज्ञान की जो नेचर है वो तार्किक होती है, इसकी भाषा कैसी होती है, इसका संबंध कैसा होता है, ये सारी जानकारी हम नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति में पढ़ पाएंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, और इसकी नेचर ही है विज्ञान की अंधविश्वास से मुक्ति। अब जब हम अंधविश्वास से मुक्ति चाहते हैं तो फिर हमारा एटीट्यूड कौन सा हो जाएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड हो जाएगा। उदार मनोवृत्ति, ये पढ़ने वाले अपन इसके अंदर। तो साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, इसमें क्या क्वालिटी होती हैं, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर वैल्यूज ऑफ साइंस, साइंस के मूल्य क्या है, विज्ञान के मूल्य क्या है। गणित के अपने मूल्य होते हैं, सामाजिक के अपने मूल्य होते हैं, हर विषय के अपने मूल्य होते हैं। उसी प्रकार हमारे साइंस के, हमारे विज्ञान के क्या मूल्य हैं, उन मूल्यों को अपन इसके अंदर पढ़ पाएंगे। फिर है कॉरलेशन ऑफ साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, यानी जो स्कूल के अन्य विषय हैं, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हमारी भाषा है, तो भाषा के साथ क्या संबंध है इसका, गणित के साथ क्या संबंध है इसका, सामाजिक जैसे विषयों के साथ क्या संबंध है इसका, तो वो संबंध अपन पढ़ पाएंगे। इसलिए लिखा है यहाँ पर अदर स्कूल सब्जेक्ट, जो हमारे दूसरे विज्ञान के अतिरिक्त विषय हैं उनके साथ विज्ञान का क्या संबंध है वो अपन पढ़ पाएंगे। फिर है एम्स ऑफ साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, जो विज्ञान शिक्षण है किस स्तर पर, एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर हमारे विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, उन उद्देश्यों को पढ़ेंगे, हम लक्ष्यों को पढ़ेंगे किस स्तर पर, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्तर पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु है साइंटिफिक लिटरेसी। साइंटिफिक लिटरेसी को हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक साक्षरता, यानी मैं यूं कहूं कि एक तरीके से जैसे साक्षरता होती है ना, अल्फाबेट हिंदी का आ ई वगैरह सिखा देते हैं अपन, तो वो साक्षरता, शैक्षिक शिक्षा साक्षरता की श्रेणी में आती है। तो उसी प्रकार जब हमारे बच्चे की सोच तर्क के आधार पर बनने लग जाए, तर्क के आधार पर बच्चा सोचने लग जाए, तथ्यों के आधार पर वो परिणाम निकालने के बाद सोचने लग जाए, तो वो है साइंटिफिक लिटरेसी, वैज्ञानिक साक्षरता। तो वैज्ञानिक साक्षरता क्या होती है उसे पढ़ेंगे, और साथ में साइंटिफिक मेथड, यानी कोई भी समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं और साइंस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें तथ्यों के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर, परिकल्पनाओं के आधार पर हमें अपने परिणाम तक पहुंचना होता है। तो उस मेथड को हम कहते हैं
साइंटिफिक मेथड, यानी हिंदी में कहते हैं इसको वैज्ञानिक विधि, उसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। सेकंड यूनिट के अंदर अपन देखें टीचिंग मेथड्स में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, जो हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं किस स्तर पर, 10वीं स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर। सेकेंडरी स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे, और जब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को समझेंगे उससे पहले हमें समझना होगा पाठ्यक्रम क्या होता है। जब तक हम करिकुलम को नहीं समझेंगे तब तक हम सिद्धांत की बात नहीं कर सकते, इसलिए पहले करिकुलम क्या होता है उसे पढ़ना होगा, और जब हम उसे समझ लेंगे तो फिर हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की बात कर पाएंगे। क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि अध्यापक केंद्रित की बात नहीं होती, अब होती है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस किया जा रहा है। तो अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है उसे समझना उपयोगिता का सिद्धांत है, या मैं कहूँ लचीलेपन का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम इसके अंदर पढ़ पाएंगे। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम, जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारण तत्व कौन से, प्रभावकारी निर्धारण तत्व, उसको कहते हैं अफेक्टिव द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो पाठ्यक्रम निर्माण का संगठन है, पाठ्यक्रम बनाने वाले, पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विज्ञान का, उसके निर्धारक प्रभावक तत्व कौन से हैं, जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों की जानकारी हम इसमें कर पाएंगे। फिर एनपी 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पूछ लिया जाता है, एनपी का पूरा नाम बताइए, तो ध्यान में रखिएगा एनपी 1986, और अब तो आ गई है बच्चों एनईपी 2020। ये चूंकि आपका जो सिलेबस चल रहा है इसमें परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन हो सकता है, वो परिवर्तन में नया क्या जुड़ेगा, 86 के स्थान पर 2020 जुड़ सकता है। तो अपन 86 की जानकारी भी करेंगे और अपन एनईपी 2020 की भी जानकारी करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं, इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। नई कुछ नहीं, हमें तो जो ध्यान में रखना है, एन का मतलब है नई नहीं है, न्यू नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसको कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें साइंस के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पर भी साइंस विज्ञान के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं उसमें अपन पढ़ पाएंगे। 86 के बाद 2020 में बहुत परिवर्तन आ गया विज्ञान के अंदर। इसी दौरान POA 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA का मतलब होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यह किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने दिया था, आचार्य राममूर्ति कृष्ण कमीशन ने क्या किया था, वो सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, अभी वर्तमान में हमारे पास 2005 का है, लेकिन जब ये 2020 की पॉलिसी हमारे पास में आ चुकी है तो पूरे देश भर में जो हमारी NCERT है, शिक्षा मंत्रालय, उसके माध्यम से NCERT ये NCF 2020 तैयार कर रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो रहे हैं 2020। तो अभी चूंकि बने नहीं है, तैयार नहीं है, तो इसलिए 2005 को पढ़ना है। इस 2005 के इसमें कौन से सिद्धांत हैं, मार्गदर्शक कौन से सिद्धांत हैं, किस किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कितने अध्यायों में से बांटा हुआ है, इसकी संपूर्ण डिटेल बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ देखें अपन तो यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, दो प्रकार के प्लान आपके कोर्स में हैं। वैसे हम देखें तो एक होता है ईयरली प्लान, ईयरली को अपन देखें तो मंथली प्लान, मंथली प्लान को भी हम डिवाइड करें तो वो साप्ताहिक प्लान के, वीकली प्लान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वीकली प्लान को भी अपन कन्वर्ट करें तो डेली लेसन प्लान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और डेली लेसन प्लान को भी यदि हम और बांटें तो वो माइक्रो टीचिंग जिसको अपन कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण प्लान की अपन बात करते हैं, उसमें वहाँ तक कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ आपके सिलेबस के अंदर इकाई योजना, यूनिट प्लान को कहते हैं इकाई योजना, जिसको साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है, यूनिट प्लान। और एक लेसन प्लान होता है जो
दैनिक पाठ्य योजना कहलाती है। जो प्रतिदिन आप एक कालांश में पूरी करते हैं वो लेसन प्लान होता है। और जब एक से अधिक कालांश की बात करेंगे तो वहां पर हम यूनिट प्लान की बात करना शुरू कर देते हैं, इकाई योजना की बात करना शुरू कर देते हैं। अगला वाला बिंदु पढ़ना है बच्चों, इसमें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो टैक्सोनॉमी है खासतौर से हम इसमें पढ़ते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे, उन शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया है वो ब्लूम के द्वारा किया गया, इसलिए इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और उनको व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में कैसे लिखा जाता है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में आप लिखते हैं विद्यार्थी इसका प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी इसका प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी इसमें अंतर कर सकेंगे, विद्यार्थी इसमें तुलना कर सकेंगे, विद्यार्थी इसका विश्लेषण कर सकेंगे, ये कहलाता है व्यवहारगत परिवर्तन। तो व्यवहारगत परिवर्तन की जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को भी मेगर क्या कहते हैं वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ साथ दो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके साथ जो व्यवहार में परिवर्तन किया गया है वो दोनों चीजें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। और फिर रोल ऑफ साइंस टीचर, यानी जो हमारा विज्ञान का अध्यापक है उसकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकता है, किस प्रकार से अपने बच्चों को तैयार कर सकता है। तो साइंस के टीचर की क्या भूमिका है, यानी उसके कौन कौन से व्यक्तित्व पर गुण हो सकते हैं, उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज उस अध्यापक के अंदर हो सकती हैं। तो उस भूमिका के संदर्भ उन क्वालिटीज को अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट बिंदु देखें तो अब तीसरे बिंदु के अंदर आती है मेथड्स की बात करेंगे अपन, टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मेथड्स एंड अप्रोच। अब यहाँ विधियों की बात करते हैं, प्रविधियों की बात करते हैं। यहाँ हम बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं उनकी अपन बात करते हैं, उपागमों की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मेथड्स एंड अप्रोचेज कौन कौन सी हो सकती है, हमारे मेथड्स यानी टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। आपके सिलेबस में है एक लेक्चर मेथड जिसको हम कहते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, इसको हमें पढ़ना है। तो व्याख्यान विधि जिसको हम परंपरागत विधि के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन समय से चली आ रही विधि है, तो इसमें इसको भी हम पढ़ेंगे। अध्यापक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, क्या स्टेप्स हैं इसके, कौन सी क्वालिटी हैं, क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, ये सब चीज़ें पर पढ़ने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि के साथ में फिर लेक्चर और हो जाए तो फिर अच्छी विधि बन जाती है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि क्या होती है उसे भी हमें समझना है, कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं। मैं यूँ कहूँ कि बालकों में सबसे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदतों का जो विकास करती है वो विधि है आपकी लेबोरेटरी मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। इस समस्या समाधान विधि को हम साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समस्या समाधान है वो समस्या समाधान तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर ही किया जा सकता है। फिर है प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम परियोजना विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि कहते हैं यहाँ पर। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन एवं निगमन विधि। इंडक्टिव होता है आगमन एंड डिडक्टिव होता है निगमन। आगमन निगमन विधि दोनों एक दूसरे की पूरक भी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं। जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद है इंक्वायरी अप्रोच, पूछताछ उपागम। जो आजकल पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं वो है इंक्वायरी अप्रोच। मैंने ये अप्रोच रखी है, इस कार्य को करने की हम कहते हैं दैनिक भाषा में यूज में लेते हैं कि मैं इस काम को इस अप्रोच से करूंगा, यानी मैं पूछ करके करूंगा, तो उसको कहते हैं इंक्वायरी अप्रोच। फिर डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड खोज विधि जिसको हम होरिस्टिक की बात भी करेंगे, हम अनुसंधान की बात भी करेंगे, जिसमें हम अन्वेषण की बात भी करेंगे, तो इस खोज विधि की बात हो पाएगी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन,
अभिक्रमित अनुदेशन, इसको अभिक्रमित अधगम विधि के नाम से भी जाना जाता है और ये टेक्निक्स के रूप में ज़्यादा यूज में ली जाती है यहाँ पर। फिर है पैनल डिस्कशन। पैनल चर्चा होती है। पैनल अपन जानते हैं कि 4 से 6 अध्यापकों का, व्यक्तियों का समूह जब आपस में चर्चा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है तो वो एक आदर्श पैनल माना जाता है। तो अच्छे पैनल के अंदर 4 से 6, उसमें अपन डिटेल में बात कर पाएंगे। तो पैनल डिस्कशन, पैनल चर्चा, टीम टीचिंग जिसको हम कहते हैं दल शिक्षण। तो 2 बातें इसमें, दोनों ही नवाचार हैं। पैनल डिस्कशन भी नवाचार है बच्चों और टीम टीचिंग भी नवाचार है। दल शिक्षण, और दल शिक्षण में भी अपन देखेंगे 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर के शिक्षण कार्य करेंगे। तो दल तो 2 से अधिक का ही हो सकता है ना, 2 या 2 से अधिक, एक का तो दल बनता नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक की बात जब भी होगी तो वो क्या कहलाती है, टीम कहलाती है। और जब मिलकर के शिक्षण करते हैं तो उसे कहते हैं टीम टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग एड, बहु, मल्टी माने होता है बहु और सेंसरी होता है संवेदी, बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री, बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री जो हमारी टीचिंग एड्स होती है। हम पढ़ाते हैं तो अपने शिक्षण को जीवंत करना चाहते हैं, हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। तो प्रभावशाली बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो दृश्य भी हो सकते हैं, श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य श्रव्य भी हो सकती है, प्रक्षेपित भी हो सकती है, अप्रक्षेपित भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शनल सामग्री भी हो सकती है, अनुदेशनात्मक सामग्री जिसको कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जो अपन बात करेंगे वो इसमें अपन कर पाएंगे। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट बिंदु है को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज जिन्हें हम कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनको हम सह शैक्षिक गतिविधियां कहते हैं। विद्यालय के अंदर 2 प्रकार की गतिविधि होती है, एक होती है शैक्षिक गतिविधि और दूसरी होती है सह शैक्षिक गतिविधि। यहाँ पर तो को करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है एक तो साइंस लैब। तो साइंस लैब विज्ञान प्रयोगशाला को हमें समझना है। प्लानिंग एंड इक्विपिंग साइंस लैब, जो विज्ञान प्रयोगशाला है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से उससे बनाया जाए, उसमें कौन कौन से उपकरण की बात की जाए। और इसका कंसेप्ट कब आया था, जब कोठारी कमीशन को पढ़ेंगे, कोठारी कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं विज्ञान विषय, गणित विषय के अनिवार्य विषय के रूप में बात आई थी। और उसमें भी उन विज्ञान विषय को हम किस रूप में पढ़ाएं, प्रायोगिक रूप से पढ़ाएं। तो विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के बाद उसमें पढ़ पाएंगे अपन। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ वर्क इन साइंस लैब, कौन कौन साइंस लैब में जब हम प्रायोगिक कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखें, प्रिकॉशंस कौन कौन से रहने चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें, सुरक्षा के साथ काम कर सकें। फिर है साइंस क्लब और फील्ड ट्रिप, ये को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आते हैं बच्चों। साइंस क्लब और फील्ड ट्रिप, साइंस क्लब, विज्ञान क्लब। अब विज्ञान क्लब हम जानते हैं कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करना है, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करते हैं बच्चे, इस विज्ञान के साथ जुड़ें, विज्ञान के साथ इंटरेस्ट लें, विज्ञान के साथ काम करें, विज्ञान के साथ सोच रखें। तो कहीं ना कहीं हमें इन क्लबों की आवश्यकता महसूस होती है। तो साइंस क्लब क्या होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसकी जो संरचना बनाई गई है, इसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फील्ड ट्रिप्स होता है क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान भ्रमण खासतौर से अपन इसमें पढ़ेंगे। तो जो आसपास का क्षेत्र है उसमें लघु भ्रमण भी होता है, दीर्घ भ्रमण भी होता है। तो भ्रमण, जब भ्रमण की बात करेंगे, ट्रिप्स की बात करेंगे, तो फिर हमें उसमें पढ़ना पड़ेगा फील्ड ट्रिप्स, जो क्षेत्र भ्रमण में आसपास का क्षेत्र है उसमें अपन इसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, जो लास्ट बिंदु है आपके पाठ्यक्रम का, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, कंसेप्ट्स, टाइप एंड पर्पसेज। तो यहाँ 3 बातें हो गई मूल्यांकन के संदर्भ में। एक तो कंसेप्ट, उसका संप्रत्यय क्या है, यानी मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। मूल्यांकन के साथ साथ केवल मूल्यांकन का कंसेप्ट नहीं होगा बच्चों, इसमें मापन भी सम्मिलित होता है, मेजरमेंट जिसको अपन कहते हैं, और असेसमेंट जिसको हम आकलन कहते हैं, वह भी इसमें समझना पड़ेगा हमें। तो कंसेप्ट में केवल इवैल्यूएशन ना करके कंसेप्ट में आकलन भी पढ़ना है और कंसेप्ट में मापन भी पढ़ना है। टाइप्स, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, जब हम समेकित मूल्यांकन की बात करते हैं, जब हम
रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, जब हम निदानात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, तो टाइप्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। एंड पर्पज, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों करें हम बच्चे का मूल्यांकन, तो वो उद्देश्य हमें इसके अंदर पढ़ने होंगे। टाइप्स ऑफ पोस्ट आइटम्स, अब जो हम तैयार करते हैं, कोई पेपर, टेस्ट पेपर तैयार करते हैं, तो उसमें उस प्रश्नों को हम कहते हैं आइटम्स। प्रश्नों को आइटम्स बोला जाता है, शोध की भाषा में इनको पद भी बोला जाता है। तो कौन कौन से, जब हम परीक्षण बनाते हैं तो कौन कौन से आइटम अपन यूज में लेते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, हाँ नहीं वाले हो सकते हैं, सत्य सत्य वाले हो सकते हैं, मिलान वाले हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। एस ए शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर जिसको हम कहते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, शॉर्ट आंसर एंड ऐसे टाइप प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके सिलेबस के अंदर हैं। ऐसे टाइप प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। अब ब्लूप्रिंट जिसको हम कहते हैं हिंदी में नील पत्र, अधिकांश मैंने देखा है हमारे बच्चों को ये नील पत्र का निर्माण करना नहीं आता। तो नील पत्र का निर्माण करना भी हम सीखेंगे, और नील पत्र क्या होता है उसे भी अपन समझेंगे, सीखेंगे यहाँ पर। तो उस नील पत्र के अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसे टाइप को भी ध्यान में रखेंगे। एक वेरी शॉर्ट भी होता है जिसको अपन कहते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ 3 आपके दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। फिर नेक्स्ट बिंदु दे रखा है आपके, इवेल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस, यानी जो प्रायोगिक कार्य होता है विज्ञान के अंदर, उसका मूल्यांकन कैसे करें, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस, विज्ञान में जो प्रयोग वर्क होता है, प्रायोगिक कार्य होता है, उसका मूल्यांकन हमें करना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्यूशन इन साइंस, कंटिन्यूअस जिसको हम कहते आ रहे हैं CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, सतत समग्र मूल्यांकन, इसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो दोनों रूप में कह सकते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्यूशन की बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन चूंकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सतत होनी चाहिए। मूल्यांकन केवल एक पक्ष को लेकर के बात नहीं कर सकते, उसमें कॉग्निटिव डोमेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इफेक्टिव डोमेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, साइकोमोटर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, भावात्मक उद्देश्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्रियात्मक उद्देश्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम बात करेंगे तो वो CC पैटर्न की बात कर पाएंगे। और ये CC पैटर्न बच्चों में आपको बता दूं कि CBSE से बंद कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी ये चल रहा है, और राजस्थान बोर्ड में नहीं चल रहा, जो हमारा अपर प्राइमरी सिस्टम है वहां पर इसको चलाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये टीचिंग मेथड्स का आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। इस कंप्लीट सिलेबस को मैंने आपको समझा दिया। एक बार 2 बार इसको रिपीट जरूर कर लें, क्योंकि ये आधार है उस मकान का, उस पूरे प्रश्न पत्र का आधार है। यदि ये नहीं समझ में आया तो पूरा प्रश्न पत्र समझने में आपको कठिनाई आएगी, इसलिए पहले इस आधार को अपन ठीक प्रकार से समझ लें। मैं यहाँ पर एक और अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि जो भी आप विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु आप, बहुत सारे आज ऐप आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और हर कोई पढ़ाने लगा है, चाहे उसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस संदर्भ में आपको खुद को देखना है, खुद को चेक करना है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, उसके कंटेंट, उसकी क्वालिटी, हर चीज को आप परख लें, और परखने के बाद ही आप उसकी ओर आगे बढ़ें। तो आपने मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत अच्छी तरीके से सुना। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।